दूसरा, आप शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य रट के आई, कौन सा नृत्य कहाँ का है। ठीक है, दो चीज इतना पढ़ के आइएगा। लोक नृत्य जैसे गरबा कहाँ का है, डांडिया कहाँ का है, और कौन सा क्षेत्रीय त्योहार है। जैसे गणगौर कहाँ का त्योहार है, बिहू कहाँ का त्योहार है, पोंगल कहाँ का त्योहार है, तो आप पढ़ के आइएगा। मजा कल नहीं लेंगे क्योंकि कल तो परसों। मजा तब आता है जब उसका रिस्पांस मिले। जैसे आप लोग भी, हाँ, दो तैयार करके आइए। हाँ, नहीं हम तो आएंगे ही सीडीपी क्लास में। तो लिख लिया मैडम, विदेशी यात्री किसके समय कौन आया। ठीक। और दूसरा चीज हमने दिया है, शास्त्रीय नृत्य कौन कहाँ का है, लोक नृत्य कहाँ का है, और क्षेत्रीय त्योहार कहाँ का है। बहुत छोटा टॉपिक, अगर पढ़ लेंगे 1-1.5 घंटे 2 घंटे तैयार हो जाएगा। ठीक। हम लोग उस दिन कांग्रेस की स्थापना पे बात किए थे, क्या क्या हो गया था जरा बताइएगा। हाँ, मैंने कहा था इस्लामिक विचारधारा में दो चीजें आई। एक मैंने कहा था अलीगढ़ आंदोलन था, हमने कहा था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन को सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, और मैंने आपसे कहा था उन्होंने पहले कॉलेज की स्थापना किया था। कौन सा? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज था। इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई। इसका उद्देश्य था, पूछा था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का विकास करना। और यही कॉलेज बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय बन गया। क्योंकि ये जो थे सर सैयद अहमद खान साहब, ये अंग्रेजों के समर्थक थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था असबाब ए बगावत, बहुत चर्चित पुस्तक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा अंग्रेजों के समर्थन में, उस पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावत, ए बगावत। ये पुस्तक का नाम था 1857 की क्रांति पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा। सबसे पहले 1857 क्रांति पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था असबाब-ए बगावत। दूसरा हमने कहा था इस्लाम के लिए एक आंदोलन चला, देवबंद। देवबंद कहां भाई? सहारनपुर। ये इस्लामिक सेंटर है, और जिसमें जो है मुस्लिम विचारधारा, जैसे कुरान और हदीस के आधार पर यहां शिक्षा देने की शुरुआत की गई, जो 1867 में मोहम्मद कासिम नौनतवी ने किया था। इन्होंने इसकी शुरुआत किया। तो दो विचारधारा हुई, एक देवबंद, दूसरा अलीगढ़। ठीक है। दूसरा आपसे प्रश्न किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा तो हो ही गया है। एक लिखेगा तत्वबोधनी सभा, नहीं, सामाजिक संगठन ही है तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा ये 1839 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। टैगोर, जैसे पूछेगा तत्वबोधनी सभा की स्थापना किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर से आप परिचित हैं कि नहीं? हैं? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना ही होगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र थे सत्येंद्रनाथ टैगोर।
जो भारत में पहले आईसीएस चुने गए थे। ये ब्रिटिश सरकार में परीक्षा होती थी, जैसे आईएएस है। आईसीएस की परीक्षा भारत में पास करने वाले इन्हीं के पुत्र थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगर पूछ देता है कि भारत में पहले आईसीएस ब्रिटिश काल में होने वाली परीक्षा आईसीएस जो लंदन में होती थी, उस परीक्षा को पास करने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के दूसरे पुत्र थे अविनाश टैगोर। नाम सुने आप लोग? क्या सुने बताइए? ये आधुनिक चित्रकला के भारत में जन्मदाता कहे जाते हैं। हाँ, देखिए, इन्होंने पूछा जाता है द ओरिएंटल आर्ट ऑफ गैलरी कहां पर अविनाश टैगोर ने स्थापना किया था। तीनों ने कलकत्ता में ओरिएंटल आर्ट ऑफ गैलरी के संस्थापक थे। ये इनके दूसरे पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के ही खानदान समय, ध्यान रखिएगा। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर उनके सबसे बड़े पुत्र थे। जो आईसीएस की परीक्षा लंदन में होने वाली होती थी, जो इसको सबसे पहले भारत में पास करने वाले, याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इनके दूसरे पुत्र थे अविनाश टैगोर, जो चित्रकार थे। चित्रकार थे। आधुनिक भारत में चित्रकला के जन्मदाता इन्हें ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने द ओरिएंटल आर्ट ऑफ गैलरी की स्थापना किया कलकत्ता में। दूसरा चीज मैंने कहा था इनसे कि भारत माता का चित्र जो बनाया है वो अविनाश टैगोर ने ही बनाया है, ध्यान रखिएगा। जब भी पूछेगा भारत माता का चित्र निर्माण करने वाले कौन थे, तो नाम आएगा अविनाश टैगोर का। ठीक। तिनके पिता थे जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। कब किया? 1839 में। कहां पर किया? कलकत्ता में किया। कौन थे नाम? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक। जैसे आपसे बताया ब्रह्म समाज आपने सुना होगा। कौन संस्थापक है? राजा राम मोहन राय। कब स्थापना किया? 1828 में कलकत्ता में पहली बार ब्रह्म समाज के संस्थापक जो बने वो राजा राम मोहन राय थे। इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्यों? जो हमारे हिंदू समाज में तमाम कुरीतियां थी, जैसे हमारे यहाँ एक प्रथा चल रही थी सती प्रथा। सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय, कराने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्होंने उस समय के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कहा कि आप इतना सख्त कानून बनाइए कि जो लोग महिलाओं को सती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर हत्या के बराबर दंड का प्रावधान किया जाए। तो पूछ देता है कि सती प्रथा निषेध अधिनियम जो विलियम बेंटिंग ने बनाया, किसकी प्रेरणा से बनाया था? राजा राम मोहन राय। इन्होंने पहली चीज अंग्रेजी शिक्षा की भारत में वकालत किया। इसलिए किया, इनका कहना था अंग्रेजी शिक्षा एक वैज्ञानिक शिक्षा है जिसके द्वारा लोगों में वैज्ञानिक चेतना का विकास किया जाएगा। तो राजा राम मोहन राय चूंकि लंदन में पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत किया था कि भारतीयों को संस्कृत की जगह अंग्रेजी शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है। एक और चीज लिख लेगा, राधा स्वामी सत्संग। सत्संग लिखेगा 1861 आगरा। शिवदयाल साहब और इन्होंने ही आगरा में राधा स्वामी का मंदिर बनवाया है। राधा स्वामी का मंदिर। जैसे पूछेगा आपसे कि भारत में राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, उनका नाम आएगा शिवदयाल साहब। इन्होंने ही आगरा, कभी आप जाएंगे तो वहां बहुत बड़ा मंदिर है राधा स्वामी का। तो ये मंदिर का निर्माण शिवदयाल साहब ने करवाया था। 1861 में शुरू किया था। मंदिर काफी समय तक बना। तो बहुत बड़ा मंदिर है राधा स्वामी का, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो शिवदयाल साहब ने इसकी शुरुआत किया था। तो ये चीजें आपको याद करना है। आज एक हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन
भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसको थोड़ा आप याद करिएगा। देखिए, पहली कंपनी आती है पुर्तगाली। पुर्तगाली आते हैं। कब आते हैं? 1498 में। आपने नाम सुना होगा वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। देखिए, अगर पूछता है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं किया था, याद रखिएगा। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। इसके पहले तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत आ चुकी, यूरोपीय लोग आ चुके थे भारत में, लेकिन भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाले वास्को डिगामा थे। ध्यान रखिएगा। जैसे एक देश है अमेरिका। अमेरिका का नाम सुना होगा आपने। इसकी खोज किया कोलंबस ने। कोलंबस का नाम सुना होगा। कोलंबस स्पेन का नागरिक था। ये कहां के थे? पुर्तगाल के थे। ध्यान रखिएगा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया 1492 में। वो निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन समुद्र में भटक गया और वो चला गया अमेरिका। और जब अमेरिका पहुंचा तो उसने, कोलंबस ने अमेरिका का नाम नई दुनिया रखा था। याद रखिएगा, जब वो गया वहां पर तो उसने अमेरिका का नाम नई दुनिया रखा। पहली बार उस महाद्वीप से लोगों का परिचय हुआ। तो पुण्य देता है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष कोलंबस ने किया? 1492 में स्पेन का नाविक था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डिगामा ने किया। समुद्री मार्ग की खोज किया, भारत की नहीं खोज किया था। ये समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला जो भारत में व्यापार करने के लिए आए, और इनका उद्देश्य था भारत में मसालों का व्यापार करना। उसका भी एक कारण था, यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती थी। याद रखिएगा, जैसे अब क्या है, हमारे यहां ठंडी है, इससे ज्यादा यूरोप में इस समय ठंडी पड़ रही है। तो वहां क्या होता था कि जो मांस पकाते थे लोग, ये लोग मसालों में पकाते थे, और मसाले में पकाने की वजह से मांस स्वादिष्ट हो जाता था और कई दिनों तक उसे फ्रिज में रखा जा सकता था। ये लोग क्या किए, इन्होंने सुना कि भारत में मसाले बहुत होते हैं, और आप जानते हैं कि भारत में मसालों का बगीचा केरल कहा जाता है। केरल में एक तट है, मालाबार तट, और वह मसालों के लिए प्रसिद्ध था। तो जब ये वास्को डिगामा 1498 में भारत आया पहली बार 17 मई को, तो केरल के मालाबार तट से मसाले खरीद कर लेकर गया पुर्तगाल। जब वहां बेचा तो इसको 60 गुना फायदा हुआ। कितना गुना फायदा हुआ? 60 गुना। जब यूरोप की कंपनियों ने देखा कि 60 गुना फायदा हो रहा है, तो ये यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ व्यापार करने के लिए सब चल दी। और इन्हीं कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सारी कंपनियों को हराकर भारत पर धीरे धीरे इन्होंने एकाधिकार कर लिया। तो एक युद्ध होता प्लासी का। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत करता है। देखिए, उद्देश्य क्या था इनका? भारत में मसालों का व्यापार करना, कि यूरोप में ठंडी ज्यादा पड़ती थी और वहां मसालों में पका के मांस को खाते थे। कारण क्या है, जहां ठंडी ज्यादा पड़ती है, आप जाएंगे अभी, जैसे आपका रूस है, रूस में माइनस जो है 40 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो वहां के यूरोप के जो क्षेत्र के लोग हैं, मांसाहारी ज्यादा हैं और वाइन्स बहुत पीते हैं, शराब, क्योंकि ये दोनों चीजें शरीर को गर्म बनाए रखती हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है मैडम, जो डार्विन ने दिया है, कि मनुष्य को सर्वाइव करने के लिए चीजों को लेना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। अब वहां क्या है, कोई टमाटर आलू खाएगा, ठंडी मार दी, कोई से खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, जरूरी है मैडम,
जैसे क्या है, आप जितनी खांसी की दवा पीते हैं सब में अल्कोहल होता है। कभी आप उठा के देखिएगा, कभी खांसी की दवा आप खरीदेगा, सब में अल्कोहल होता है। वो चाहे 3% हो चाहे 4% हो, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, शरीर में भोजन को पचाने का काम करता है और खांसी वगैरह को धीमा कर देता है। अब कभी आप सिरप खरीदेगा, उस पर देखिएगा कितनी क्वांटिटी अल्कोहल है, समझ गए। तो ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। दूसरी कंपनी आती है डच। देखिए डच जो है ये हॉलैंड के थे, इसी का वर्तमान नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड तो हॉलैंड के हैं। ये कंपनी आती है 1602 में भारत व्यापार करने के लिए। दूसरी कंपनी आती है डच। ध्यान रखिएगा, पूछे कभी डच कहां के रहने वाले थे। हॉलैंड पुराना नाम है, इस समय इसका नाम नीदरलैंड है, याद रखिएगा। तीसरी कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कंपनी, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के थे। यह कंपनी आती है 1608 में। जहांगीर के समय कंपनी आती है, आपको बताए थे। इसका एक राजदूत आया था विलियम हॉकिंस। तो ये कंपनी आती है। फिर चौथी कंपनी आती है डेन। डेन मतलब होता है डेनमार्क। डेनमार्क आती है, डेन कंपनी भारत आती है। ये आती है 1616 में। और पांचवी कंपनी आती है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी को कहते हैं फ्रेंच। फ्रांसीसी कंपनी आती है, ये आती है 1664 में। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस। तो देखिए कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम पूछता है कभी कभी। अब आपसे पूछ देगा कि भारत यूरोपीय कंपनी सब, यूसीसी नाम सुना होगा, क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है, एक प्रकार का विवाह होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। एक प्रकार का तलाक होगा। जैसे हमारे यहां क्या है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर यूसीसी लागू हो जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, एक प्रकार का विवाह होगा। जैसे एक हिंदू एक ही विवाह कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पहली पत्नी के जिंदा रहते अगर कोई पति हिंदू दूसरा विवाह कर रहा है तो विवाह अवैध माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अब उससे जो बच्चे पैदा होंगे दूसरी पत्नी से, उन्हें उत्तराधिकार में लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि इस्लाम में लिखा है, इस्लाम कानून में, एक इस्लाम का पुरुष 4 विवाह तक कर सकता है और चारों से जो बच्चे पैदा होंगे वो वैध होंगे। हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है, यदि पति पत्नी को तलाक दे रहा है और पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर रही है, तो उसकी आय के अनुसार उस पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा। जो आय है उसी के अनुसार दिया जाएगा। नहीं कि पता लगा पति कमाई 10,000 है और दे 20,000 रुपए दे मेंटेनेंस, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला इसका उल्टा आ गया, ये भी जाने रहेगा। मामला क्या था, ये शिक्षिका पत्नी थी, उसका पति बेरोजगार था, वो उसको तलाक देना चाहती थी। तो उसका पति इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, कहा मिलाड, हमारा जो संविधान है अनुच्छेद 14 और 15 कहता है कि विधि के सामने भारत का हर नागरिक समान होगा। 15 में लिखा है, धर्म जात लिंग समुदाय भाषा के आधार पर कानून कोई विभेद नहीं करेगा। तो उसके पति ने कहा कि मिलाड, मैं बेरोजगार हूं, मेरी पति शिक्षिका है, वो मुझे तलाक दे देगी तो मेरा भरण पोषण कैसे चलेगा। सुन लीजिए बात। तो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया इसी 14 और 15 के आधार पर, कहा कि जब तक पति, उसको समय दिया
कि 3 साल के अंदर पति को एक दिशा निर्देश दिया, आप अपने जीवन यापन का तरीका खोजिए। ये नहीं पूरे जीवन भर पत्नी के उसमें भरण पोषण पे आप जिंदा रहे, तब तक पत्नी आपका भरण पोषण खर्च उठाएगी। समझ गए बात? तो कि संविधान सबको समान अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 14 और 15 के आधार पर उन्हें 3 साल तक मेंटेनेंस उस पति को दिलवाया, क्योंकि आपका जो संविधान है आर्टिकल 14 और 15 की बात है। समझ गए बात? तो ये था। अब जैसे होगा उत्तराधिकार, ये भी एक हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, गोवा में पहले से समान नागरिक संहिता लागू था। जब पुर्तगाली आजाद कर रहे थे तो उन्होंने कहा था जो हमने कानून बनाया है उसमें कोई छेड़छाड़ भारत सरकार नहीं करेगी, जब उन्होंने गोवा को सौंप रहे थे। तो इसीलिए पूछा जाता था कभी कभी एग्जाम में कि भारत के किस राज्य में पहले से समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में। अभी उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता बनाया है। दूसरा राज्य है गुजरात, जिसने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता बनाया है। समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के लिए सबके लिए कानून होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, सबके लिए कानून होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 राज्य हो गए। पहले गोवा में लागू था, दूसरा उत्तराखंड हो गया, तीसरा गुजरात हो गया। नहीं जाने रहिए, लिखवा दो तो हम लिखवा देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़ा चर्चा में था। जैसे अभी आपने सुना होगा एक शब्द आया SIR, क्या नाम, पूरा नाम है SIR, सब सुना आपने? क्या है पूरा नाम? अरे हलचल तो है, ये तो पूछे हलचल है। ये नागरिकता मामला नहीं मारता। देखिए SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण इसका नाम है हिंदी में। इसका उद्देश्य होता है जो सही मतदाता है उसकी पहचान करना। जैसे मान ले कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, या वो व्यक्ति कहीं दूसरे जगह जो है वोटर ID कार्ड में दर्ज है, मतदाता में दर्ज है, या वो जो है अवैध रूप से मतदाता बना हुआ है। इसकी जांच भारत निर्वाचन आयोग ने अभी बिहार में करवाया था। पहला SIR होने वाला राज्य बिहार है। इसको कहा जाता पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या हिंदी में लिखा रहेगा विशेष गहन पुनरीक्षण। हर राज्य में 12 राज्यों में हो रहा, उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब ये शब्द बड़ा चर्चा में था SIR का पूरा नाम होता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या हिंदी में लिखा रहेगा विशेष गहन पुनरीक्षण। पूछेगा अब सबसे पहले किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने कराया है? बिहार में। ठीक, हाँ। जैसे तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कई जगह मतदाता हो जाते हैं, जैसे आपके ही राज्य में कई जगह मतदाता हो गए। मान लिया आप प्रतापगढ़ में हैं, वो आदमी फैजाबाद में भी है। तो इसका उद्देश्य है, उसका जो एपिक नंबर होता है, एक एपिक नंबर होता है जिसके माध्यम से पहचान करना कि कहां कहां मतदाता है। तो उसके लिए देखते हैं, अभी जो निर्वाचन आयोग ने मांगा है कि 2003 के बाद जो मतदाता बने हैं उनसे एक प्रमाण पत्र मांग रहा है कि आपको 12 प्रमाण पत्र हैं जिनमें से आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने सुना होगा जगह जगह लोग BLO बनाए गए हैं। एक शब्द आपने सुना होगा BLO, एक सुना होगा BLA। क्या अंतर है दोनों में? ये बूथ लेवल ऑफिसर होगा और बूथ लेवल एजेंट ये सरकार का प्रतिनिधि होगा और ये राजनीतिक पार्टियों का होगा। इसका काम है इसके पास ले जाना, प्रमाण पत्र को जमा कराना। तो ये राजनीतिक पार्टी के जो एजेंट है, जैसे भाजपा है, सपा है, बसपा है, ये लोग एजेंट लोग जो है इस कार्य में SIR में इनकी मदद करे। BLO का जो आप लोग बनाए गए होंगे, कुछ लोग BLO बनाए गए होंगे तो सुना होगा, इसका नाम है बूथ लेवल ऑफिसर, इसका नाम है बूथ लेवल एजेंट।
तो आपने सुना होगा ये शब्द आया बीएलओ और बीएलए। बिहार में क्या एसआईआर होता रहा है, ऐसा नहीं कि इसके पहले एसआईआर नहीं हुआ, अब तक 5 बार एसआईआर हो चुका है। क्योंकि बिहार में मामला थोड़ा सा यह था कि जो विपक्षी पार्टियों ने इसे हाईलाइट किया, और चोरी कहा, वो इसके माध्यम से निर्वाचन आयोग और चोरी करना चाहता। इसके पहले कई बार एसआईआर हो चुका है, ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है। पूछेगा एसआईआर कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। चलिए कुछ चीजें थोड़ा आप मॉडर्न इंडिया की चीजें लिख लीजिए। लिखिए, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री या कारखाना कोचीन में स्थापित किया। कोचीन, जिसका नाम इस समय कोच्चि है, कोचीन या कोच्चि, वर्तमान में इसका नाम कोच्चि है और केरल में है, ध्यान रखिएगा। पुराना नाम इसका कोचीन है, वर्तमान नाम इसका कोच्चि है। ठीक, केरल में स्थापित किया। लेकिन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। 10 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। लेकिन गोवा को बीजापुर के अली आदिल शाह से छीना था। गोवा को बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से छीना था। वो देता है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने किसने कब्जा किया, किस वर्ष इन्होंने कब्जा किया था। लेकिन पुर्तगालियों का भारत में छीना था। पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक अल्बुबर्क को मनाता है। अल्बुबर्क, हाँ, बर्क को ही माना आता है। ये पुर्तगालियों का गवर्नर था जिसने गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 में। लेकिन पुर्तगालियों ने ही भारत में आलू और तंबाकू, जो आलू आप खाते हैं, और तंबाकू, भारत में आलू और तंबाकू की खेती अकबर के समय शुरू किया था। अकबर के समय शुरू किया था। देखिए, आपके यहां पूछा भी है कि मक्का किस देश की मूलतः फसल है? अमेरिका की। अब मक्का पूछे, अमेरिका। आलू किस देश की फसल है? ब्राजील की। तंबाकू किस देश की मूलतः फसल है? चीन की। आलू का कौन सा भाग खाते हैं आप लोग? हैं? तना। आलू का पूछे तो पूछे क्या भाग खाते हैं? तना। ठीक है। मूली कौन सा भाग खाते हैं? जड़। हल्दी का तना, हल्दी भी हम तना ही खाते हैं, ध्यान रखना। हाँ, गाजर का जड़, गाजर का पूछे जड़, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आलू का हम तना खाते हैं। आलू और तंबाकू भारत में पूछेगा कौन ले आया?
पुर्तगाली लाए। आलू ब्राजील की मूलतः फसल है, ध्यान रखिएगा। और आज सब्जियों का भारत में सरताज है, बिना आलू कोई सब्जी नहीं बनती। एक बार लालू यादव कहे थे, जब तक रहेगा आलू समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। हाँ, बिहार में लगातार लालू मुख्यमंत्री थे तो उस समय इन्होंने कहा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। तो आलू जो है ब्राजील की मूलतः फसल है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू चीन की फसल है, मक्का अमेरिका की फसल है। तो भारत में पूछता है कि आलू और तंबाकू की खेती की शुरुआत कौन किया? पुर्तगालियों ने किया। ये लोग लाए भारत में आलू तंबाकू खेती शुरू किया। भारत में चाय की खेती अंग्रेजों ने शुरू किया। अब पहला चाय का बागान इन्होंने असम में लगाया 1835 में। सबसे पहले चाय खेती भारत में 1835 में इन्होंने असम में लगाया। कारण क्या था? इनका उद्देश्य था, इसको जान लीजिए क्या उद्देश्य था, पर सुन लीजिए, लिख पढ़ लीजिएगा, वो तो लिखा पढ़ा दिमाग में जो बात रहेगी वो मजा तभी आए। चाय में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है निकोटिन, और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, इसमें भी निकोटिन ही पाया जाता है। ये क्या करता है? शरीर में उत्तेजना बढ़ाता है, जो स्फूर्ति इसको कहते हैं, इसको बढ़ाने का काम जो करता है चाय, तंबाकू और कॉफी करता है। इसलिए कभी देखते हैं अब शादी विवाह आ रहा है, जिस दिन रात में आप कॉफी पी लेते हैं ज्यादा, नींद कम आती है। हर कोई लोग तो ऐसे हैं, चाहे जितना पिला दीजिए वैसे सो जाएंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होता है और चाय पत्तियां या लीफ से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें निकोटिन पाया जाता है तंबाकू में, और चाय में भी निकोटिन पाया जाता है, हम लोग इसको बोलते हैं, और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ऐसे आपको हम क्या बता दे थोड़ा सा। हाँ चलिए अगला चीज लिखेगा। हाँ अरे वो बताएंगे गुरुजी, जो हमसे ज्यादा जानकार है। हाँ वो उनको बहुत जानकारी है, हमसे ज्यादा जानकारी है। चलिए अगली चीज लिखेगा, काम की बात। देखिए पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस, या इसी को बोलते हैं छापा खाना, भारत में प्रिंटिंग प्रेस या छापा खाना 1559 में गोवा में ही लगाया था। 1559 में 1559 में गोवा में लगाया था। 1559, 1900 नहीं मार साहब, 59 में गोवा में लगाया था, जिसका जनक जॉन गुटेनबर्ग को कहा जाता है। जॉन गुटेनबर्ग को कहा जाता है। गुटेनबर्ग, हाँ पुर्तगाली थी। उस समय उन्होंने छापा खाना, जो आज आप देखते हैं जो टाइप वगैरह हम कर रहे हैं, तो इसकी टाइपराइटर की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, भारत में पुर्तगालियों ने किया। जब पूछ देता भारत में किसने छापा खाना या प्रिंटिंग प्रेस लाया था, अब पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में कहां पर स्थापित हुआ? गोवा में, याद रखिएगा। ये सब इसलिए लिखा रहे हैं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। जैसे आप सुनिएगा, कागज का आविष्कार करने वाला चीन है। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन ने किया, समझ गए? चीन ने ही पहली बार कागज का आविष्कार किया। रेशम का आविष्कार करने वाला चीन है, ध्यान रखिएगा। जो रेशम है, इसको सबसे पहले आविष्कार, रेशम का आविष्कार करने वाला चीन है। चीन कई मामले में विश्व में आगे था। जैसे रेशम, पहले बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अपने यहां अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला चीन है। चलिए अगला चीज लिखिएगा। मलमल अलग है, मलमल तो बंगाल प्रसिद्ध था।
रेशम जो बनता है, इस शहतूत के वृक्ष पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, जिसको जो कीड़े होते हैं वो लार छोड़ते हैं, वो उसको बोलते हैं कूका। कूका में बनाते हैं, बाद में रेशम को जो है अलग अलग करके धागे में बनाया जाता है। तो पहली बार चीन में ही रेशम का आविष्कार हुआ, और रेशम उसमें प्राचीन काल में चीन से फारस जाता था, इसी को सिल्क बेल्ट मार्ग कहा जाता था। और आपने सुना होगा, अगर चीन इस समय एक मार्ग बना रहा है जो हमारे पीओ को होके जा रहा है, उसको कहते हैं सिल्क बेल्ट इनिशिएटिव वे। नहीं, वहां एक बंदरगाह है ग्वांदर, बलूचिस्तान में बंदरगाह जो चीन ने खरीद लिया है पाकिस्तान से, वहां तक ले जाएगा, वहां से सीधे पहुंच जाएगा फारस, यूरोपीय कंट्री में। तो भारत से भी कहा था कि सिल्क बेल्ट मार्ग में आप भी शामिल होइए। भारत ने मना कर दिया, क्योंकि वो पीओके होकर जा रहा, हमारे जो कश्मीर का एरिया है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसी क्षेत्र होकर जा रहा वो रेशम मार्ग, बहुत प्राचीन काल से था। समझ के बाद तो रेशम का आविष्कार भी चीन ने किया। एक चीज और लिखिएगा, देखिए, पुर्तगाली अंग्रेजों से उधार गए। अंग्रेजों से उधार गए क्योंकि इन्होंने समुद्र में ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्र में ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से बदनाम हो गए। ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से बदनाम हो गए। लिख लिया, अभी हम समझा देते आपको क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि वे ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से बदनाम हो गए थे। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी आप जान लीजिए। जैसे कोई भी जहाज, चाहे मुगल थे या कोई और थे, समुद्र में तभी उतर सकते थे जब पुर्तगालियों को टैक्स देते, गुंडा टैक्स इसको कह सकते हैं, कि समुद्र में कोई जहाज तभी उतरेगा जब इनको पैसा देगा पुर्तगालियों को, तभी वो दूसरे देश से व्यापार कर सकता था। अगर नहीं पैसा देता था तो ये लोग क्या करते थे, उस जहाज पर आक्रमण करके उसको डुबो देते थे। एक तरीके का कह सकते हैं गुंडा टैक्स लेते थे। तो हुआ क्या, जो भारतीय जनमानस था या और व्यापारी कंपनियां थी, इस बात से नाराज हो गई और इनको समर्थन मिलना कम हो गया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और इनका जो साम्राज्य था सिर्फ गोवा और दमनदीप तक ही सीमित रह गया। देखिएगा जी, इनका साम्राज्य गोवा और दमनदीप तक ही सीमित रह गया। गोवा और दमनदीप तक ही सीमित रह गया। देखिए, देश की आजादी के बाद 1960 में इन्होंने दमनदीप को के बाद 1960 में इन्होंने दमनदीप को और 19 दिसंबर 1961 को में दमनदीप को और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने गोवा को आजादी दी थी। हाँ, 1961 को गोवा को पुर्तगालियों ने आजादी प्रदान की थी। जिसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। हाँ, जिसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। अब देखिए, इसमें ऐसे प्रश्न आपसे करेगा कि भारत में पुर्तगालियों, कौन पुर्तगाली यात्री पहला आया था? उसका नाम था वास्को डी गामा। एक चीज और लिख लिए, देखिए, वास्को डी गामा की मृत्यु
वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में, हाँ लिख लीजिए, वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कोचीन में हुई थी। 1524 में कोचीन में हुई थी। बाद में पुर्तगाल सरकार ने उसके शव को लंदन में लिस्बन में ले जाकर दफनवाया। पुर्तगाल सरकार ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दफनवाया। सरकार ने उसके शव को कोचीन से मंगवाकर लिस्बन में दफनवाया, जो पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दफनवाया। हाँ, वहां पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। तभी एक बार आया था क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति? 25 लाख का था, लिस्बन। उसमें पूछा था अमिताभ बच्चन ने 25 लाख का प्रश्न था कि वास्को डिगामा की भारत में किस शहर में मृत्यु हुई थी। मान ले आप लोग जाएं तो कम से कम 25 लाख जीत लेंगे। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो पूछा था किस शहर में वास्को डिगामा की मृत्यु हुई थी। नहीं, आपको भेजने वाले हैं। हाँ, आपका हो सकता भाग अच्छा हो तो हमारे भरोसे कम से कम कुछ तो जीतेंगी आप जाके। हाँ हाँ चलिए, नहीं, अकबर के समय कभी भी एग्जाम में आवे आलू तंबाकू। देखिए, तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर था, क्योंकि जहांगीर बहुत बड़ा शराबी था स्वयं। तो शराब का अच्छा बुरा वो जानता था, इसीलिए पूछेगा कभी कि शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल बादशाह ने लगाया था, तो जहांगीर लगाया था। एक प्रश्न कई बार आ चुका पीसीएस में, एग्जामों में पूछा है कि भारत में आलू तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में भारत में शुरू हुई थी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, फिर हमसे बात करिएगा। वैसे हम गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, बता रहे हैं आपको। अगर मुझे लगेगा गलत है तो कल मैं उसको सुधार भी कर दूं। मैं कोई ऐसा नहीं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, हाँ, लेकिन जो मैं जानता हूं तो उस पर मैं रिजिड रहता हूं। जिस पे मुझे कंफर्म है कि ये चीज सही है तो उस पर बट लेकिन नहीं होता। हाँ, कभी कभी मस्तिष्क की ये भूल जाता है, भाई आदमी ही है। चलिए, अगला नाम लिखिए, डच। लिखिए, डच हॉलैंड या नीदरलैंड के थे। हॉलैंड या नीदरलैंड के थे, या नीदरलैंड, जिनकी राजधानी एम्स्टर्डम है। जिनकी राजधानी वर्तमान में एम्स्टर्डम है। हाँ, तब भी यही थी, आज भी यही है। जैसे आप क्या कई बार एग्जाम में हम देख रहे हैं, पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कनाडा है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है वहां की। मान ले आपसे पूछ दे कभी कि डच या नीदरलैंड की राजधानी क्या है, क्या बताएंगे मैडम? लिखी तो है अभी, एम्स्टर्डम है। हाँ, लिखिए, डच भारत में गुजरात, बिहार, सोरा नील में, सोरा नील, हाँ, नील के व्यापार ले आए थे। सोरा और नील के व्यापार ले आए थे।
अरे नील जो कपड़े लगाया जाता है, सोरा जैसे ताड़ी, ताड़ी सुनी है, पेय पदार्थ, ये सब ले जाते पीने के लिए, और नील कपड़े में लगाया जाता था। हमारे यहाँ क्या होता था, प्राकृतिक नील होता था। जैसे गेहूं का पौधा है वैसे गेहूं की तरह बोया जाता था, इसको काट के जो है पकाया जाता था बड़े बड़े हौज, उसमें जो है जैसे नहीं देखे होंगे गन्ना पेरा जाता है वैसे वो पकाया जाता था। तो पेड़ क्या करता था, अपना रंग छोड़ देता था, वो जो उसका बाली होती थी, इसको बड़े बड़े हौज में डालकर इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में भेजा जाता, वहां सूती कपड़ों में लगाया जाता था। जैसे सूती कपड़ा सफेद रंग का होता है, देखिए जो भी लोग सफेद कपड़े पहनते हैं तो दो चीजें सफेद कपड़े में लगाए, एक नील सुना होगा और दूसरा कलफ लगाया जाता। कलफ होता अरारोट का, ताकि कपड़ों में कड़क बनी रहे। जो नेता था कपड़ा पहनते देखे होंगे, उनके कपड़े जो सूती होते हैं उसमें कलफ लगाया जाता है, तो अरारोट का होता है। अगर घर में कोई अगर सूती कपड़ा पहनता होगा, सफेद पहनता होगा, देखते होंगे आजकल हम रासायनिक नील का प्रयोग करते हैं, उजाला। लेकिन तब क्या होता था, भारत में नील की खेती होती थी, बिहार बंगाल इन सब राज्यों में। हाँ नहीं, एक गेहूं जैसे होता मैडम, ऐसे पेड़ होता था, नील का पेड़ होता। तो भारत में क्या होता था, हुआ क्या घटना भी जान लीजिए। नील विद्रोह हुआ था 1688 में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। ये डेट याद रखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, तो वहां मैनचेस्टर में पहली सूती मिल की स्थापना हुई, मशीन की। हमारे यहां क्या होता था, कपड़े हाथ से बुने जाते थे, जिसको हथकरघा बोलते थे, पावरलूम बोलते थे। जब ये मशीन वहां पर स्थापित हो गई मैनचेस्टर में, तो वहां पर जब सूती कपड़े बनने लगे, तो भारत से अंग्रेज क्या किए, यहां से नील को पकाकर इसको इंग्लैंड भेजते थे। तो भारत में जबरन खेती नील की करवाते थे किसानों से, बंगाल बिहार में। और यही नील जो खेती होती थी, खेत की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देता था। तो चंपारण में महात्मा गांधी ने इसी नील की खेती को लेकर 1917 में आंदोलन किया था, जिसको कहते चंपारण सत्याग्रह, आप नाम सुना होगा। तो उसके पहले भी भारत में नील विद्रोह हो चुका था, बंगाल में हो चुका था। वहां दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, तो नील पहले हमारे यहां से ही बनकर इंग्लैंड जाता, जिसको प्राकृतिक नील कहते थे। लेकिन हुआ क्या, जर्मनी में रासायनिक नील का निर्माण हुआ केमिकल से, तो धीरे धीरे नील की खेती विश्व में बंद हो गई। अब कोई प्राकृतिक खेती नील की नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो पहले पेड़ होते थे, गेहूं की तरह बाली होती थी, इसी को पकाते थे नील की खेती के लिए। तो ये लोग नील और सोरा के व्यापार लिए ही डच भारत आए। एक लाइन और लिख दिया, जाइएगा फिर। देखिए 1759 में बिहार में बेदरा नामक स्थान पर, इसको बेदरा का युद्ध बोलते हैं, बिहार में बेदरा के युद्ध में, बेदरा या बेदारा के युद्ध में ये अंग्रेजों से हार गए। हाँ हार गए, डच हार गए और यह श्रीलंका चले गए। हाँ, दक्कन मतलब होता है दक्कन का पठार। अब आपसे पूछे दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला है, बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया मिलाकर उसको दक्कन का पठार कहा जाता है। और ये माना जाता है कि वहां पर पहले ज्वालामुखी था, इसीलिए उस क्षेत्र में मिट्टी काली है, जिसको रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। वो तो पामीर का पठार है, वो तिब्बत में है। ये दक्कन का पठार, ये आग्नेय से बना है, मार साहब,
जिसको मैग्मा कहते हैं, आप बताए होंगे गुरुजी जब जाकर, फिर मैग्मा कहते हैं या लावा। इसीलिए माना जाता है दक्कन के पठार में पहले ज्वालामुखी था जो शांत हो गया।